तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था इकोसिस्टम। मैंने आपको इकोसिस्टम के बारे में बताया था। मैंने कहा था कैसे हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं कि कैसे इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हुआ है। हम लोगों ने देखा था बेटा सेल होता है, ग्रुप ऑफ सेल से क्या बनता है, टिश्यू बनता है, टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से मैं बोल सकता हूँ ऑर्गन सिस्टम, और फिर एक बॉडी बनती है। और मैंने कहा था जब एक इंडिविजुअल होता है, जब बहुत सारे इंडिविजुअल आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन मिलती है तो क्या बनता है, कम्युनिटी। और कम्युनिटी मिलती है तो क्या बनता है, इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम मिलते हैं बहुत सारे तो क्या बनता है, बायोम। और बायोम मिलते हैं तो क्या बनता है, बायोस्फीयर। एक मैंने आपको एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट बताया था, जैसे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्या क्या बोला था आप लोगों से। जैसे मैंने कहा था एक इंडिविजुअल होता है, जब ये मिलते हैं तो क्या बनता है बेटा, पॉपुलेशन। क्या होता है, पॉपुलेशन मिलता है तो क्या बनता है, कम्युनिटी। और कम्युनिटी मिलती है तो क्या बनता है, और इकोसिस्टम मिलता है तो क्या बनता है, बायोम। क्या बनता है, बायोम। और बायोम तो फिर बायोस्फीयर। ये हम लोगों ने इकोसिस्टम, ये पहला चैप्टर था जो हमारा इकोसिस्टम, उसमें पढ़ा था। ठीक है, मैंने आपको डिफरेंट इकोसिस्टम के बारे में बताया था। मैंने कहा था कि इकोसिस्टम जो होते हैं वो फंक्शन भी करते हैं। अगर हम देखें तो इकोसिस्टम के क्या क्या हमने फंक्शनल और स्ट्रक्चर दोनों तरीके से देखा था। फंक्शनल में मैंने आपको क्या बताया था, मैंने कहा था अगर इकोसिस्टम फंक्शनल हो क्या क्या हो रहा होगा, वहाँ प्रोडक्टिविटी हो रही होगी पहला, दूसरा न्यूट्रिएंट साइक्लिंग हो रही होगी, तीसरा एनर्जी फ्लो हो रहा होगा, चौथा डिकम्पोजिशन हो रहा होगा। अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं इसका मतलब क्या है कि वो इकोसिस्टम कैसा है, फंक्शनल है। सही है, ये हमने पढ़ा था। इसके बाद मैंने आपको प्रोडक्टिविटी में बताया था एनपीपी और जीपीपी। मैंने कहा था एनपीपी कैसे निकालते हैं, जीपीपी माइनस आर। आर का मतलब होता है बच्चों रेस्पिरेटरी लॉस। इसके बाद हम लोगों ने देखा था डिकम्पोजिशन के बारे में देखा था कि डिकम्पोजिशन में पहले क्या होता है उसके बाद क्या होता है। मैंने कहा था आप लोग सीक्वेंस एक बार देख लेना। जैसे फ्रेगमेंटेशन होता है, फिर इसके बाद क्या होता है बेटा, लीचिंग होता है, कैटाबॉलिज्म होता है, ये सब होता है, ह्यूमिफिकेशन होता है, मिनरलाइजेशन होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम लोगों ने देखा था फूड चेन के बारे में। मैंने कहा था दो टाइप से होता है, एक होता है डिट्राइटस फूड चेन और एक होता है ग्रेजिंग फूड चेन, जीएफसी और डीएफसी। हमने देखा था फूड चेन। फिर मैंने आपको ट्रॉपिक लेवल के बारे में बताया था। जैसे मैंने कहा था फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है। मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि सबसे पहले प्रोड्यूसर होते हैं जो कहाँ से खाना बनाते हैं, सन से, सन की सनलाइट को यूज करते हैं, खाना बनाते हैं अपने लिए। प्रोड्यूसर को कौन कहता है, प्राइमरी कंज्यूमर, इसके बाद सेकेंडरी और इसके बाद टर्सरी, और बाद में डिकम्पोजर आते हैं। ये सब हमने पढ़ा था। और इसके बाद मैंने आपको बताया था पिरामिड के बारे में। मैंने कहा था दो पिरामिड ऐसे होते हैं जो कैसे होते हैं, इन्वर्टेड। बकाया सब सारे के सारे कैसे होते हैं, अपराइट। इन्वर्टेड दो कौन से होते हैं, एक होता है स्टैंडिंग क्रॉप और दूसरा होता है सी का बायोमास। सही है, बायोमास ऑफ सी। बकाया सारे के सारे अपराइट होते हैं। अपराइट का मतलब नीचे बेस होगा, ऊपर क्या होगा, एपेक्स होगा। बेस पे हमेशा हम प्रोड्यूसर को रखते हैं और एपेक्स पे हमेशा टॉप वाले को रखते हैं। ये सब हमने पढ़ लिया था। इसके बाद ये सब मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। और हम लोगों ने लास्ट में देखा था पॉपुलेशन इंटरेक्शन, जहां मैंने आपको बताया था कि सिक्स टाइप से पॉपुलेशन इंटरेक्शन होते हैं, 6 टाइप के हो सकते हैं। जिसमें हमने म्यूचुअलिज्म के बारे में पढ़ा था, हमने प्रीडेशन के बारे में पढ़ा था, हमने कॉम्पिटिशन के बारे में पढ़ा था, हमने अमेंजलिज्म के बारे में पढ़ा था, हमने कॉमेंजलिज्म के बारे में पढ़ा था। ये सब हमने पढ़ा था। ठीक है, ये चैप्टर में हमने यही पढ़ा था। आज हम लोग इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे वो आप लोग मुझे कंफर्म कर देना। और ये बताओ इसके अगले वाला चैप्टर पढ़ें या फिर कौन सा बताओ, जो आप बताओ यही पढ़ेंगे। बताओ आप लोग फर्स्ट ईयर 12 दोनों में से कोई चैप्टर बता सकते हो मुझे, ठीक है, 2 दिन तक कुछ भी जो चैप्टर आपको लगे। सब लोग सेट कर लो एक बार, जो आपको पढ़ना हो वहां पढ़ सकते हो। देखो एक बार, मुझे भी दिख रहा है तुम अभी आए हो, बैठ जाओ पहले।
आइसोलेशन होता है वो कहाँ पे होता है आप बताओ? तो रीजन ऑफ आइसोलेशन ऊपर होता है ना, स्टेम के बेस पे होता है, तो टू गार्ड का बेस होता है स्टेम या नहीं, बिटवीन द रोड कैप नहीं, ये तो गलत है, ये होगा तने के बेस पे। और if all within the vessel that we are not forget the gamete will not be transferred, ये कह रहा है कि if यदि for some reason the vas epilepsia in human reproductive system in the throat, अच्छा vas epilepsia हो गई ठीक है, the gamete will not be transferred from किससे नहीं होंगे? vas epilepsia आता है तुम्हारा, हाँ सही है, epilepsy टू epidermis है, तो यही ट्रांसफर नहीं होगा, एपिडर्मिस टू vas नहीं, vas epidermis नहीं होगा क्योंकि vas epilepsia ब्लॉक हो गया। ये तुमको बात तो पता है क्या होता है बात से, बात देख लो बस, जो जो ब्लॉक है उसके लिए लो, तो सिंपल सा एपिडर्मिस टू vas epidermis में तो नहीं होगा ना, क्योंकि इससे पहले ये होता है vas epidermis, तो इसका मतलब इससे इसमें नहीं जाएगा, एपिडर्मिस नहीं जाएगा, तो vas epidermis होगा। हाँ ये सही सबसे लास्ट में होता है तो उसमें तो जाएगा नहीं, और एपिडर्मिस में नहीं जाएगा क्योंकि इससे पहले रेडियस टू एपिडर्मिस, इसके बाद क्या आता है vas epidermis, इसके बाद एपिडर्मिस टू vas epidermis, तो इसमें नहीं जाएगा ठीक है, तो आएगा ना, ब्लॉक नहीं हुआ है। ठीक, हाँ बताओ आप लोग सबको बताओ कौन चैप्टर पढ़ा है, बताओ। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक, चलो वो चैप्टर अच्छा भी है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, चलो ये पढ़ लेते हैं। जेनेटिक्स का है, आप लोग पहले बताओ मुझे, आप लोग प्रिंसिपल्स आता है, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जल्दी से आप लोग वो एक बार देख लो, और इसके बाद मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सेकंड चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, अच्छा चैप्टर है, मजा आएगा आपको। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट भी है, ये बात सही है। आपको पता है ये चैप्टर ऐसा है, इससे 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं हर साल में, और 3 तो आने कंफर्म है। यहाँ पे हम लोग सीखते क्या है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, कि जो कैरेक्टर पेरेंट्स टू क्रोजेनी ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि पेरेंट्स में किस में आ रहा है, बच्चों में आ रहा है, उन्हें लेके कौन आ रहा है, साइंटिस्ट ये मन में थे। हालांकि आपको पता है, अभी तो आपको पता है ये डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल जो कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है पेरेंट्स टू प्रोजेनी, लेकिन साइंटिस्ट को तो प्रूफ चाहिए कि ऐसा कैसे होता है भाई, ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जो कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है। हालांकि साइंटिस्ट को 3 चीज़ों पे डाउट था, पहला प्रोटीन, दूसरा आरएनए या फिर तीसरा डीएनए। कौन है जेनेटिक मटेरियल वो इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो आप लोग निकालो एक बार पानी में तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हम लोग स्टार्ट करें। बताओ, पहले हम लोग समझते हैं डीएनए के बारे में। किसका समझते हैं? डीएनए के बारे में। बेटा डीएनए के बारे में आप लोग क्या जानते हो? तो देखो, अगर हम डीएनए की बात करें तो आपको बताएं, अभी तो आपको बताइए, इसे हम लोग बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। क्या बोलते हैं? जेनेटिक मटेरियल होता है। हालांकि आरएनए भी होता है कुछ वायरस वगैरह में, लेकिन वैसे मेन तो जेनेटिक मटेरियल कौन है? डीएनए है। डीएनए के बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन आपको बता दे रहा हूँ, क्या क्या हमको पढ़ना होता है। डीएनए बेटा क्या होता है? ये देखो,
डीएनए को हम बोल सकते हैं चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं? चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। सही है? यानी कि न्यूक्लियोटाइड की चेन होती है क्या? डीएनए, और जिसको हम लोग बोल सकते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि सर पॉलीन्यूक्लियोटाइड बात ठीक है, लेकिन एक न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? क्योंकि जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं तो क्या बनता है? चेन ऑफ डीएनए। ये तो पता है आपको डीएनए की। मैंने आपको एक बात तक लिखवाई थी, अगर आपसे पूछा जाए डीएनए की लेंथ किस बात पे डिपेंड करती है, तो आप क्या बोलोगे? नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलोगे बच्चों? नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, यानी कि जितने नंबर में न्यूक्लियोटाइड होंगे उतनी डीएनए की लेंथ होगी। पहला क्वेश्चन हमारे मन में ये आएगा कि सर एक न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है? तो देखो, अगर हम न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो मैं ऐसे बता सकता हूं, 1 न्यूक्लियोटाइड। तो हम ऐसे बोल सकते हैं बेटा, यहाँ पे पहले मैं क्या लगा दूं? फॉस्फेट ग्रुप लगा दूं। क्या लगा दूं? फॉस्फेट ग्रुप। दूसरा अगर हम बात करें तो क्या लगा दें? पेंटोस शुगर। आपको ये भी पता होगा पेंटोस शुगर कितने टाइप की होती है? ये 5 कार्बन शुगर होती है। 2 टाइप की होती है, डीऑक्सीराइबोज और राइबोज। डीएनए केस में डीऑक्सीराइबोज होती है। कौन सी होती है? और आरएनए केस में कौन सी होती है? राइबोज। ठीक है। और साथ में क्या लगा दें? नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस। और ये भी 2 टाइप के होते हैं, प्यूरिन और पिरामिडीन। पता होगा आपको, 2 टाइप के हो सकते हैं, प्यूरिन और पिरामिडीन। और आपको पता है प्यूरिन में कौन आता है बेटा? एडेनिन और ग्वानिन। यहाँ 3 आते हैं, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। अब आप लोग ये समझ सकते हो कि बेसिकली अगर मैं फॉस्फेट ग्रुप के साथ पेंटोस शुगर और नाइट्रोजन बेस को जोड़ दूं तो वे क्या बन जाता है? एक न्यूक्लियोटाइड। क्या बन जाता है? और ऐसे ही हम न्यूक्लियोटाइड जोड़ते रहते हैं, अब क्या बन जाता है? डीएनए। क्या बन जाता है? जैसे मैं यहाँ पर दिखाऊंगा आपको, ये देखो, जैसे मैंने ये फॉस्फेट लगा दिया और साथ में बेटा क्या लगा दिया? पेंटोस शुगर। सही है। और मैंने एक लगा दिया एडेनिन। आप लोग बताओ एडेनिन साथ में क्या आता है? थाइमिन। क्या आता है? मैंने थाइमिन लगा के और ऐसे पेंटोस शुगर फिर से और इधर फॉस्फेट। ये बताओ क्या हो गया? एक न्यूक्लियोटाइड। क्या है? न्यूक्लियोटाइड। समझ गए? आपको ये भी पता है कि एडेनिन के साथ में थाइमिन होता है, ग्वानिन के साथ में क्या होता है? साइटोसिन होता है। और मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ऐसे ही लगातार फॉस्फेट जुड़ते रहते हैं और लगातार डीएनए की लेंथ बढ़ती रहती है। एडेनिन के साथ में क्या होता है? ग्वानिन। और साइटोसिन के साथ में क्या होता है? थाइमिन। आप लोग बेसिक समझो थोड़ा सा, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? मतलब है एक न्यूक्लियोटाइड में होता है फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस। दूसरा बेटा आपको कुछ बॉन्ड के बारे में पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे यहीं पे समझो बेटा, ये बातें मत करो, यहाँ आप लोग समझो। आप लोग बताओ यहाँ पे जो बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है? फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड। ठीक है। यहाँ पे होता है फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। और आपको बताइए यहाँ पे कौन सा होता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और यहाँ कौन सा होता है? ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब सुनो, एक होता है फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, एक होता है फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड। ये मैं गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ? सही है ना?
फॉस्फेट और पेंटोस के बीच में फॉस्फेट एस्टर होता है, और दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में कौन सा होता है? फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। और पेंटोस सुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में कौन सा होता है? ग्लाइकोसिडिक। और दो स्टैंड के बीच में कौन सा होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आपको ये सारे बॉन्ड के बारे में क्लियर होना चाहिए। पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, और चौथा ये। एक बार नीट में क्वेश्चन आया था कि बताओ दो स्ट्रैंड डीएनए के कौन से बॉन्ड से जुड़े होते हैं? तो हाइड्रोजन बॉन्ड से। आपको पता होगा एडेनिन के साथ में थाइमिन जुड़ता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा, और गुआनिन से साइटोसिन जुड़ता है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा। ठीक है, ऐसे न्यूक्लियोटाइड लगते रहते हैं और डीएनए की लेंथ बढ़ती रहती है। समझ गए? ठीक है, अभी मैं डीएनए के बारे में और भी बताऊंगा चीजें। इतनी बात समझे? बताओ पहले। यहाँ कौन बैठा है? मुरली भैया बैठे हैं। मुरली भैया है कहाँ? हैं? बाहर है मुरली भैया। ये आप लोग बोला मत करो, इस टाइम पे किताब पढ़ा करो। अभी आप लोग कोई बहुत समझ नहीं आएगी, मुझसे पूछ लोगे ना कि सर ये वाला लाइन समझा दो। और आप लोगों का 20 दिन भी नहीं बचे हैं। आज कितनी तारीख हो गई? 15 दिन और बचे हैं आपके पास। हैं? सेंटर की टेंशन मत लो, तुम्हारे एडमिट कार्ड पास जाएगा, पहले पढ़ाई कर लो, इसकी टेंशन लो। सेंटर बरेली जाएगा तुम्हारा। उसमें चॉइस थी ना, सेंटर की चॉइस थी। फॉर्म सबमिट किया होगा, फिर किया होगा, तो वहाँ सेंटर की चॉइस मिली थी, तो बरेली होगा। अगर मिली होती तो जहाँ आपने भरी होती।
बेटा यहाँ देखो, मैं ये सोच रहा था थोड़ा गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। फॉस्फो यहाँ होगा ईस्टर बॉन्ड, दोनों को सही में कह रहा था, थोड़ा गड़बड़ हो रहा है मुझसे, और यहाँ होगा डाइस्टर। ठीक है, इतना समझ लेना। अब ये बताओ मुझे, हाँ अब बताओ क्या पूछ रही हो? ये पूछ रही है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो ये बेटा फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस के बीच है, वो सॉरी पेंटोस शुगर और फॉस्फेट के बीच है, और ये वाला दो न्यूक्लियोटाइड के बीच है, एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच में। देखो फॉस्फेट से पहले है ना, और ये फॉस्फेट के बाद है, समझ गए? तो अगर वो आपसे कहे सुनो नाइट्रोजनस वो पेंटोस शुगर से फॉस्फेट ग्रुप कौन से तो फॉस्फोईस्टर, ध्यान रखना। और अगर वो कहे दो न्यूक्लियोटाइड के बीच, एक ये हो गया और दूसरा यहाँ पे तो शुगर हो गए थे, तो दूसरा ये हो गया। अब एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच कौन सा बॉन्ड है तो फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड, डाइस्टर बॉन्ड। दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में डाइस्टर और खाली फॉस्फेट और पेंटोस शुगर के बीच में ईस्टर। इसके बाद देखो अगर पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में है तो ग्लाइकोसाइड है, और अगर दो नाइट्रोजनस बेस के बीच में है तो हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ गए? अब मतलब हम लोग आते हैं अगले, मैं किताबें निकालूंगा ना चैप्टर हो नहीं पाएगा ऐसे। तो अगर आप लोग पूरा चैप्टर ही पढ़ना है आपको एक ही क्लास में, या तो हल्के हल्के पढ़े, ऐसे बताओ। किताब है सबके पास? 12th वाली बुक है? नहीं है? मोबाइल है? अरे भाई कुछ तो है, कुछ तो है। चलो तो कुछ नहीं तो देखो देखें, देखो अब हम अगले देखते हैं। हटाओ से किताब से जमाऊं वरना आपको बहुत टाइम लगेगा इसको। बेटा अभी हमने जो पढ़ा था वो डीएनए के बारे में पढ़ा था, किस बारे में पढ़ा था? जो जो इंपॉर्टेंट है मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? आप लोग कर लेना एनसीईआरटी होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे ये सब पता होना चाहिए नंबर। यहाँ देखो यहाँ से एक क्वेश्चन आने का पूरा चांस है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ देखो आपको पता होना चाहिए पहली बात तो कि जो बैक्टीरियोफेज लैम्ब्डा उसके पास कितने बेस पेयर होते हैं, ई कोलाई के पास कितने बेस पेयर होते हैं, हैप्लॉइड सेल में ह्यूमन डीएनए में कितने बेस पेयर होते हैं। ये तीनों बातें आपको पता होनी चाहिए। जैसे एक बार बेटा क्वेश्चन आया था यहाँ पे हैप्लॉइड जगह उसने डिवाइड कर दिया था, अब बताओ क्या आएगा आंसर इसका? 6.6 into 10 to the power 9 बेस पेयर। समझ गए? और बच्चों ने क्या कर दिया बेटा, ये हैप्लॉइड सेल है, हैप्लॉइड में क्रोमोसोम कितने होते हैं? आधे, और डिप्लॉइड में क्या रहते हैं? डबल। अगली देखो तो ये समझ गए, यहाँ इंपॉर्टेंट लगाओ। अभी मैं आपको कल या परसों में सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो लिखवाऊंगा, ठीक है? बैठ के यहाँ पे कि कौन कौन से टॉपिक आपको मेनली पढ़ के जाना है, मीट के पेपर देने जाओ तब, ठीक है? मैं आपको पूरा लिखवाऊंगा, टेंशन मत लो। बेटा स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड मैंने अभी आपको बताया पूरा, सही है? ये सब वही है जो हमने अभी ग्रुप पढ़ा था। देखो ये है बेटा, आपको बताओ यहाँ पे मैंने कौन कौन से बॉन्ड बताए थे। जैसे मैंने कहा था यहाँ पे कौन सा होता है? फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। कौन सा होता है? इसके बाद यहाँ कौन सा था? यहाँ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, यहाँ था ग्लाइकोसिडिक, और यहाँ पे होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हमने पढ़ा था अभी। ये क्या है? ये न्यूक्लियोटाइड है। जैसे एक न्यूक्लियोटाइड ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। मैंने कहा था लेंथ ऑफ डीएनए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। हम डीएनए क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है। एक न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है? पेंटोस शुगर, फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजनस बेस। सही है? तो ये लिखा भी है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होगी। अगले लो, अब यहाँ पे जो बेटा ये बातें लिखी हुई है आपको पता होगा
डीएनए के बारे में कुछ बातें आपको सुनो। जैसे डीएनए आपको बताया, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, पहली बात। डीएनए को जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं, दूसरी बात। डीएनए पे चार्ज कैसा होता है? निगेटिवली चार्ज होता है। आपको बताया डीएनए कैसा होता है? राइट हैंडेड फैशन में होता है। डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है? हेलिकल होता है। डीएनए में एडेनिन के साथ में थाइमिन जुड़ता है और ग्वानिन के साथ में साइटोसिन जुड़ता है। आपको बताया डीएनए का नेचर कैसा होता है? एसिडिक। कैसा होता है? राइट हैंडेड फैशन में डीएनए का अरेंजमेंट होता है। डीएनए का आपको पता है बेटा कि अगर हम बात करें लेंथ कितना होता है? 2.2 मीटर होता है। डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए के अलग अलग फॉर्म में हम लोग डीएनए को देखते हैं। जैसे आपको पता है डीएनए के स्ट्रैंड होते हैं एंटी पैरेलल। कैसे होते हैं? एक होगा अगर 5 प्राइम टू 3, तो दूसरा होगा 3 टू 5। डीएनए के स्ट्रैंड जो होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। एंटी भी होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं, साथ में कैसे होते हैं? नाइट्रोजन बेस कॉम्प्लीमेंट्री। अगर एडेनिन के साथ में थाइमिन है तो ग्वानिन के साथ में क्या होता है? साइटोसिन। ऐसी साइटोसिन के सामने ग्वानिन आएगा और थाइमिन के सामने एडेनिन। खाली एक्सेप्शन कहाँ पे? आरएनए में। थाइमिन की जगह क्या आता है? यूरेसिल। समझ गए? क्लियर है इतना? यहाँ पे एक रूल पढ़ते हैं हम लोग, चारगाफ रूल। क्या पढ़ते हैं? चारगाफ रूल क्या कहता है? देखो वो ये कहता है बेटा, अगर एडेनिन है, ये देखो ये कुछ समझ लो थोड़ा सा। एक साइंटिस्ट ने चारगाफ ने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था, ये देखो, या तो आप लोग ऐसे नाम रखो, प्यूरिन इक्वल टू पिरामिडिन। समझ गए? या दूसरा उन्होंने कहा था A इक्वल टू T और G इक्वल टू इसका अमाउंट C के बराबर होता है। या आप लोग ऐसे बोल सकते हो A प्लस G इक्वल टू C प्लस T। समझ गए? अब आपसे कोई कहे कि बताओ एडेनिन का परसेंटेज 20 है, 20% है। अब आप बताओ साइटोसिन का कितना होगा? तो एडेनिन का 20, तो बेटा ये इसके बराबर है, तो 20 इसका, 60 बचा, 30 इसका, 30 इसका। समझ गए? किसी का क्वेश्चन आप बता दोगे आराम से। समझ गए आप लोग? नहीं समझे? अगर वो ये कहने लगे तो देखो बेटा ये बताओ, A इक्वल टू कितना है? थाइमिन। ग्वानिन इक्वल टू साइटोसिन। या मैं दूसरी भाषा में बोल सकता हूँ A प्लस G इक्वल टू C प्लस प्यूरिन इक्वल टू पिरामिडिन। अब वो ये कहे कि एडेनिन 20% है, एडेनिन का अमाउंट है जो वो कितना है? 20% है। कितना है? या 30 मान लो। ये देखो अगर वो ये कहने लगे कि एडेनिन का अमाउंट कितना है बच्चों, आपको कहे साइटोसिन का बताओ कितना होगा? सही है? तो आप लोग बताओ, मैंने क्या बताया? एडेनिन इक्वल टू, अरे कोई चीज 100% में होती है ना, तो एडेनिन इक्वल टू थाइमिन। तो अगर एडेनिन 30 है तो थाइमिन कितना होगा? अब बताओ 60 हो गया, कितना बचा? 40। तो आपको बताया G इक्वल टू, तो 20 इसका और 20 इसका। समझ गए? ऐसे आप क्वेश्चन कर सकते हो। ऐसा क्वेश्चन एक नीट में आया था। सही है? बहुत सिंपल था, बताना था खाली आपको। ठीक है? समझे? कोई चीज 100% में होती है ना। अब मैं कह रहा हूँ कि A इक्वल टू T होता है, G इक्वल टू C होता है। अब A का उसने दिया है तो T का हम निकाल लो और जो बचेगा उसका आधा कर दो G में और C में, बस। अगली देखो, अगर हम बेटा यहाँ देखें तो आपको पता है कि डीएनए के बारे में कुछ बातें आपको ये पता होनी चाहिए जो मैंने अभी आपको बताई थी। जैसे पहला पॉइंट बता रहा है, डीएनए होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, यानी कि न्यूक्लियोटाइड की चेन से डीएनए बना होता है, जिसमें 2 चेन होती हैं। ठीक? इसके बाद ये बेटा कह रहा है कि इनका जो, अच्छा हमसे पूछा जाए कि बताओ डीएनए की बैकबोन किसे बोलते हैं, तो क्या बोलोगे? शुगर फॉस्फेट, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। ये क्या होता है? डीएनए की बैकबोन होती है। अगले आपको पता है 2 चेन होती हैं, वो कैसे होती हैं बच्चों? एंटी पैरेलल। कैसे होती हैं? एंटी पैरेलल। और अगले कह रहा है एक की पोलैरिटी अगर 5 to 3, दूसरी कितनी होगी? 3 to 5। अगले कह रहा है कि अगर 2 स्टैंड है, दोनों किससे जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से। ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है। 2 स्टैंड आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। अगले कह रहा है एडेनिन जो होता है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से और थाइमिन किससे होता है? 3। समझ गए? अगले देखो बेटा, अगले कह रहा है यहाँ पे 2 चेन आर कॉइल्ड इन अ राइट हैंडेड फैशन। राइट का मतलब समझते हो आप लोग? अगर डीएनए हमेशा बनेगा वो ऐसे बनेगा, ये राइट हैंड फैशन होगा, ऐसे नहीं बनेगा ऐसे।
ये लेफ्ट हैंडेड होगा, समझ गए, राइट हैंडेड होता है, मतलब हेलिकल होगा तो राइट हैंडेड में होगा। अगले कुछ आप लोग की समझो बेटा, ये देखो ये डीएनए है, क्या है, डीएनए है। यहां मैं आपको ये बता रहा हूं, जो ये न्यूक्लियोटाइड है आपस में, ये क्या है, नाइट्रोजन बेस लगे होंगे, इसकी एक की जो लेंथ होती है वो होती है 0.34 नैनोमीटर, समझ गए। एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड की डिस्टेंस होती है 0.34 नैनोमीटर। अगर वो आपसे एंगस्ट्रॉम में पूछे तो आप बताओगे 3.4 एंगस्ट्रॉम। ये बात समझे आप लोग? बेटा वो ऐसे पूछता है कि बताओ एक हेलिक्स की लेंथ कितनी होगी, ये एक हेलिक्स नहीं, वो कह रहा है कि 10 हेलिक्स की बताओ, तो आप बता सकते हो। देखो कैसे, आपको पता होना चाहिए एक हेलिक्स में जो होते हैं वो होते हैं 10 बेस पेयर। कितने होते हैं? 10 होते हैं। तो आप यहाँ पे क्या करो, 0.34 है, इसको इंटू 10 कर लो तो कितना आएगा 3.4। ये आया नैनोमीटर में, ये आया एक हेलिक्स। अगर वो एंगस्ट्रॉम में पूछता है तो आप क्या करोगे, 3.4 एंगस्ट्रॉम को इंटू 10 कर दो तो कितना आएगा 34 एंगस्ट्रॉम। मतलब एक हेलिक्स का जो लेंथ होता है वो होता है 3.4 नैनोमीटर और 34 एंगस्ट्रॉम, समझ गए। अब वो आपसे ऐसे क्वेश्चन दे दे कि बताओ एक डीएनए है, उसमें 200 न्यूक्लियोटाइड है, कितने 200, बताओ उनकी लेंथ कितनी होगी। तो अगर वो नैनोमीटर में पूछ रहा है तो एक की कितनी होती है 0.34 इंटू 100 कर दो। अगर वो पूछ रहा है 3.4 एंगस्ट्रॉम पूछ रहा है तो 3.4 इंटू 100 कर दो। मतलब वो कितना भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि बताओ एक डीएनए है, उसका एक ने तो ऐसे क्वेश्चन बोला था कि पूरा डीएनए है लेंथ, उसका आधा डीएनए है, अब बताओ उसका न्यूक्लियोटाइड का बेस पेयर वो लेंथ कितना होगा। तो भाई आपको पता है, देखो एक डीएनए में जोड़ लो कितने बेस पेयर होते हैं, सही है, आपने भी देखा था कितने होते हैं 6.6 × 10⁻9। आधे में कितना हो जाएंगे 3.3 × 10⁻9 इंटू कितना कर दो, नैनोमीटर पूछ रहा है 0.34 और एंगस्ट्रॉम पूछ रहा है 3.4, तो आप पूरे डीएनए का कुछ भी निकाल सकते हो, समझ गए। ये डीएनए के बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरा ये लिखा हुआ है, देखो ये कह रहा है 3.4 नैनोमीटर, अगर एंगस्ट्रॉम पूछेगा तो कितना आएगा बेटा, अगर एक हेलिक्स का पूछेगा तो आप बोल सकते हो कितना आएगा 3.4 नैनोमीटर और 34 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि एक हेलिक्स में कितने बेस पेयर होते हैं 10, कितने होते हैं 10। अगले कह रहे हैं, तो आप लोग ये समझ गए, बताओ यहाँ तक की कहानी समझ गए डीएनए की, किसी को डॉट। तो बेटा आपका पेपर आ गया है, आपको पता है सब बच्चों का फॉर्म पड़ा हुआ है ना, 2 दिन का छोड़ के। और आप लोग ध्यान सुन लो मेरी बात अभी से, अभी भी बेटा आपके पास 15 दिन है, कतई सीरियस हो गए एनसीईआरटी लेके लाइन टू लाइन फिर से बैठ जाओ। 15 दिन में आप लोग एक बार कम से कम मुझे लग रहा है 15 दिन में आप 3-4 बार रिवाइज कर लो दोनों एनसीईआरटी। जहाँ पे डाउट हो उन्हें लिखो बैठ के, टाइम पास मत करो भी, जो आता है वो आता है छोड़ो, सही है। जैसे आपको अगर सेल चैप्टर आता है तो मत पढ़ो उसको, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं वो आप पढ़ दो, मुझे पता है। लेकिन आप लोग एनसीईआरटी दोनों कते अपने साथ में रखो 24 घंटे। अभी आप ये मत समझो कि मुझको फर्स्ट ईयर का पढ़ना है, 12th का पढ़ना है, मॉर्फोलॉजी पढ़ना है, एनाटॉमी, जो भी समझ में आए वो पढ़ो, क्योंकि क्वेश्चन आएगा ऐसा नहीं जो मैं पढ़ा रहा हूँ कि इसी टॉपिक से आ जाएगा, हो सकता है वो मैंने जितना पढ़ाया उसके अगले वाला आए तो, लेकिन पहले पढ़ाया लेकिन अभी तो नहीं पढ़ाया। तो अभी तो आप ये सोचो कि कुछ भी आ सकता है, लेकिन एनसीईआरटी की एक लाइन आपको पता होनी चाहिए, समझ गए। पूरे कॉन्फिडेंस से पेपर देने जाओ, और मैं आपको फिर से 100% बता रहा हूँ, अभी भी पेपर नहीं हुआ है, फिर बता रहा हूँ मैं,
कि एनसीईआरटी से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, और ऐसे क्वेश्चन हो सकता है 2-3 आ जाए जो थोड़े से आपको टफ लगे, वरना मैं ये भी गारंटी कर रहा हूँ कि 90 में 85 क्वेश्चन बिल्कुल मैंने बताए हुए होंगे। फिर से मैं ये बात कह रहा हूँ, अगर जो बच्चा स्टार्टिंग से पढ़ा होगा बहुत ध्यान से, तो बस हाँ हो सकता है 2-4 क्वेश्चन ऐसे बना देते हैं ना एनटीए कि बच्चों को, क्या मुझे भी थोड़ा कंफ्यूज होगा कि यार ये क्वेश्चन क्यों बन गया, तो मैं मान के चलता हूँ ऐसे 5 क्वेश्चन मफरे में बता रहा हूँ, 5 हो सकते हैं, उनको छोड़ देना आप लोग, लेकिन 85 आप लोग ठीक करके आना। एग्जाम्पल पढ़ो बार बार। अभी आपको पता है क्या काम है, सुनो, आप लोग 10-15 दिन तक एग्जाम्पल लिख लो, चाहे फिर से लिख लो एक कॉपी बैठ के कि कहाँ कहाँ पे मुझे अभी कंफ्यूजन हो रहा है। जैसे मॉर्फोलॉजी हो गया, एनिमल किंगडम हो गया, प्लांट किंगडम हो गया, और अभी कोई भी बात को इग्नोर मत करो, बार बार पढ़ो एग्जाम्पल बैठ के। मैं आपसे, और आप लोग एक टारगेट बनाओ कि मुझे नीट में यहाँ तक पहुँचना है। कोई बच्चा पहली बार में 720 लेके नहीं आता है, लेकिन ये मत कर देना पेपर में कि नेगेटिव मार के चले आओ, नहीं आ रहा है क्वेश्चन फिर भी ये कर रहे हो कि या तो उस पार या इस पार, तो किसी बार नहीं रहोगे, समझ रहे हो। एक टारगेट सेट करो कि बायोलॉजी मुझे इतना करना ही करना है, फिजिक्स में इतना करना ही करना है, केमिस्ट्री में इतना करना ही करना है। और पेपर तब होता है जब आप मेंटली बहुत स्ट्रांग होगे, ऐसे नहीं होता कि आप कुछ भी लिखाओगे पेपर पास कर दोगे। और आप लोग अभी तो समझ लो 15 दिन आपके आंखों के सामने से एनसीईआरटी हटनी नहीं चाहिए। जितना आप पढ़ सको, जितनी बार पढ़ सको, उतना अच्छा है आपके लिए, क्योंकि टेस्ट देना अलग होता है, पेपर देना अलग होता है। बिल्कुल पेपर में आपको 100% सही चाहिए होता है, टेस्ट में आपको पता है टेस्ट ही तो है, 1 नंबर कम आ जाएगा। कभी कभी यहाँ हम लगा देते हैं तो क्यों सही रहता है, 4 नंबर मिल जाते हैं, लेकिन वहाँ आपको ये भी कन्फ्यूजन होगा कि हाँ सही ही है बिल्कुल, क्योंकि वहाँ आपके 5 नंबर जा रहे होते हैं। तो मैं फिर बता रहा हूँ 15 दिन बिल्कुल सीरियस हो जाओ, बिल्कुल सीरियस। सीरियस का मतलब पेपर को पेपर की तरह कर देना है। पेपर का मतलब ये नहीं होता कि आप पेपर देने गए, नंबर कम आए तो फिर सीरियस तो हुए थे, कोई दिक्कत नहीं बेटा, वो आपको फायदा मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, लेकिन आप अभी बहुत सीरियस होकर पेपर देने जाना। अभी भी 2 हफ्ते आप लोग चाहो तो एनसीईआरटी को 3-4 बार रिवाइज कर सकते हो आराम से, लाइन टू लाइन। और कोई बच्चा ये समझना कि मुझे चैप्टर आता है तो मैं बहुत अच्छा उस चैप्टर में सब कर दूंगा। अगर आप 10 बार भी एनसीईआरटी पढ़ोगे, 10 बार आपको नई नई बातें मिलेंगी। और एक बच्चे का हमेशा सीखना ही होता है, आप जितनी भी बार पढ़ लोगे उतना आपको नया मिलेगा, उतनी बार नया मिलेगा। जितना अच्छे से आप पढ़ सको उतने से पढ़ो, ठीक है। टॉपिक के लिख लो कॉपी पे कि ये टॉपिक मेरे कमजोर है, भी उनको ही बैठ के पढ़ो लगातार, सही है। ये सब काम आप लोग करो। अगले देखो बच्चों, अब आपको पता है बेटा, एक हम लोग पढ़ेंगे, एक प्रोसेस होता है सेंट्रल डोग्मा। क्या होता है सेंट्रल डोग्मा? ये क्या होता है सुनो, आप लोग बेटा एक चीज समझो मेरी, आप लोग बताओ भाई, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन का ट्रांसफॉर्म होना, सही है। कैसे होता है? जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि डीएनए होता है, डीएनए हमें अपने पापा से मिला है, और जैसा डीएनए होता है वैसे ही हमारा क्या बनता है, स्ट्रक्चर बनता है। इसका मतलब ये है कि डीएनए ही डिसाइड कर रहा है कि हमारे अंदर कौन कौन से प्रोटीन बनेंगे। बेटा डीएनए के पास क्या होते हैं, जीन्स होते हैं, क्या होते हैं, और जैसे जीन्स होंगे आपके पास, आपके प्रोटीन वैसे ही इन्फ्लुएंस होंगे, और जैसे प्रोटीन इन्फ्लुएंस होंगे वैसे ही आपके कैरेक्टर इन्फ्लुएंस होंगे। मतलब कौन डिसाइड कर रहा है, डीएनए। कैसे कर रहा है वो देखो। सबसे पहले सुनो, आपको पता है एक सेल है, मान लिया एक सेल है, एक सेल से 2 सेल बनेंगे। भाई आप एक सेल से बने हो, जायगोट था, मम्मी पापा का सेल मिला, एक सेल बन गया, डिप्लॉयड। उसके बाद हमारी बॉडी में लगातार डिवीजन हुआ है, और आज मिलियंस ऑफ सेल है। आपको पता है बेटा डीएनए अगर यहाँ पे 2.2 मीटर है, तो क्या इस सेल में 2.2 मीटर नहीं होना चाहिए, और इस सेल में भी 2.2 मीटर होना चाहिए। इधर देखो, आप लोग कभी ऐसा नहीं लगता कि हमारा पूरा बॉडी है, जो जैसे हार्ट है, हार्ट चल रहा है, बेटा हार्ट भी सेल से मिला है, हमारा हर एक सेल लिविंग है इसमें। मतलब पूरी बॉडी के हर एक सेल में डीएनए है, हर एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया, हर एक सेल फंक्शन कर रहा है, समझ रहे आप लोग, तब ओवरऑल ऑर्गन फंक्शन कर रहे हैं। ये इंजन नहीं है कि इंजन का
ये टंकी है तो टंकी लोहे का बना है, टंकी के अंदर पेट्रोल तो पड़ा है खाली। लेकिन अगर लिविंग बॉडी है तो इसका मतलब टंकी का जो लोहा है वो भी सेलों से मिलकर बना है, उसका हर एक सेल फंक्शनल है। आपकी बॉडी का जो सेल डेड होते हैं वो चले जाते हैं यहाँ से निकल के, नए सेल फिर से आ जाते हैं, लेकिन हर एक सेल लिविंग है, मतलब हर एक सेल में फंक्शन हो रहा है, हर एक सेल में डीएनए है। अब आप बताओ हर एक सेल में डीएनए कैसे आया? स्टार्टिंग में तो हमारे पास 2.2 मीटर लंबा था ना, आज इतना लंबा है कि मैं कितना भी मैं काउंट नहीं कर सकता, क्योंकि मिलियंस ऑफ सेल है। इसका मतलब लगातार क्या हो रहा है? रेप्लिकेशन। क्या हो रहा है? तो डीएनए से डीएनए के बनने को क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। आपको पता होगा सेल डिवाइड करती है, एस फेज में क्या होता है? रेप्लिकेशन। पता है आपको? और रेप्लिकेशन से क्या होता है? डीएनए का अमाउंट डबल। दूसरा सुनो, एक अब ये सेल के अंदर डीएनए जो होता है बेटा, यहाँ देखो, सेल के अंदर डीएनए से क्या बनाने होते हैं? प्रोटीन। क्या बनाने होते हैं? प्रोटीन। तो डीएनए डायरेक्ट कोड नहीं करता है प्रोटीन, पहले क्या करता है? डीएनए एमआरएनए बनाता है। क्या बनाता है? एमआरएनए क्या होता है? मैसेज पहुंचाने का काम करता है, क्योंकि प्रोटीन कहाँ बन रहा होता है? साइटोप्लाज्म में, और डीएनए कहाँ होता है? न्यूक्लियस में बेटा। और आपको पता है प्रोटीन बनता कहाँ है? राइबोसोम के पास, मतलब साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस कौन होता है? राइबोसोम। राइबोसोम कहाँ होते हैं? साइटोप्लाज्म में। आप बताओ डीएनए से इंफॉर्मेशन को लेके साइटोप्लाज्म में राइबोसोम तक कौन लेके आएगा? एमआरएनए। तो इसका मतलब पहले डीएनए क्या बनाएगा? एमआरएनए। और डीएनए से एमआरएनए बनने को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? अब एमआरएनए डिसाइड करेगा कौन कौन से कोडॉन लेके आया है और कौन कौन से प्रोटीन बनेंगे। तो अब एमआरएनए से प्रोटीन बनने को क्या बोलते हैं? तो ये अब समझे, ये होता है सेंट्रल डोग्मा प्रोसेस, यानी कि डीएनए से कौन से प्रोटीन बनेंगे, वो ट्रांसफॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म हो रही है, इसे बोलते हैं वन वे ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सेंट्रल डोग्मा। कैसे डीएनए से डीएनए बना, डीएनए से फिर एमआरएनए बना, और एमआरएनए से क्या बना? प्रोटीन बना। ये एक लंबी प्रोसेस है। आपको लगता है कि प्रोटीन प्रोटीन पता नहीं क्या है बेटा, आपकी सेल में जितने भी प्रोटीन बन रहे हैं, जितने भी एंजाइम्स बन रहे हैं, जो भी चीजें बन रही हैं, वो सब डिसाइड तो डीएनए कर रहा है। और डीएनए किस चीज को बना के कर रहा है? एमआरएनए को बना के। एमआरएनए कहाँ जाता है? साइटोप्लाज्म में, राइबोसोम के पास। और वहां आपको बताया बेटा प्रोटीन क्या होता है? चेन ऑफ अमीनो एसिड। और बेटा अमीनो एसिड का सीक्वेंस ही तो प्रोटीन है। अब आप बताओ मुझे कि अमीनो एसिड का सीक्वेंस को डिसाइड कौन कर रहा है? डीएनए। और डीएनए कैसे कर रहा है? एमआरएनए से कोडॉन को बनवा के। समझ गए पूरी चेन क्या है? तो पहले आप रेप्लिकेशन पढ़ लो, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन पढ़ लो, उसके बाद ट्रांसलेशन पढ़ लो, बस बन जाएगा प्रोटीन। जैसे प्रोटीन बनेंगे आपकी बॉडी में, वैसे यहाँ पर क्या होगा? स्ट्रक्चर होगा। तभी तो कहते हैं जैसा डीएनए वैसा आपका स्ट्रक्चर। भाई आपके स्टार्टिंग में लिखा था प्रिंसिपल्स में, उस वाले चैप्टर में, कि एलिफेंट का बच्चा कैसा होता है? एलिफेंट की तरह होता है। अब माता के जो यूट्रस होता है उसमें कोई जो डिसाइड कर रहा होगा कि जो शेप बनेगी वो कैसा बनेगा? हाथी की तरह। ये एक आम का बीज होता है, सीड होता है, उससे आम का ही प्लांट बनता है। एक डॉग का बच्चा होगा वो डॉग की तरह बनेगा, ह्यूमन का बच्चा ह्यूमन की तरह बनेगा। और सबको मिल के आ रहा है, एक सेल मिल रहा है खाली, गैमेट के तौर पर सेल ही मिल रहा है। लेकिन सेल के अंदर क्या डिसाइड कर रहा है? कौन कर रहा है? डीएनए, कि कौन कौन से प्रोटीन बनेंगे। अब आप लोग मेरे हिसाब समझ गए होंगे कि पूरा खेल के चल रहा है। तभी तो आपको पता है बेटा, तभी तो जैसे मैं यही बोलता हूँ कि हाँ इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है बच्चे के डेवलपमेंट पे, बच्चे के आईक्यू लेवल पे, लेकिन हाँ एक हद तक जेनेटिक इफेक्ट होता है। जैसे मम्मी पापा का आईक्यू लेवल होगा, जैसे मम्मी पापा का स्ट्रक्चर होगा, समथिंग समथिंग बच्चे का होने के चांस 60% तो वही रहते हैं। 30% या मैं बोल सकता हूँ 40% ये होता है कि इन्वायरमेंट। क्या होता है? कभी कभी होता है कि पापा मम्मी बहुत भोले हैं, लेकिन बच्चा इन्वायरमेंट चक्कर कैसा रहता है? बहुत तेज रहता है। या मम्मी पापा बहुत तेज होते हैं, बच्चा बिल्कुल कैसा होता है? इतना भोला होता है कि तुम्हें गुस्सा, अगर तुम्हारा बच्चा हो जाए तुम्हें पता चल जाएगी यार ये मेरा बच्चा है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, बच्चे को जरा सीधा भी नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने एक बच्चा देखा था, मैं तो आपको बताऊं, उसके पेरेंट्स बहुत हाई लेवल की पोस्ट में, मम्मी पापा दोनों, देख के डर जाओ। जैसे एक के पापा किस में? आर्मी में,
जो लगातार गोली चला रहे हैं, सही है। मम्मी पता लगी इसमें पुलिस में है, वो भी लगातार गोली चलाए, बंदूक दोनों के हाथ में। और बच्चा कैसा हो गया, जैसे बच्चे से कह दिया, जैसे मान लो कुछ लोग होते हैं, जैसे मान लो सपोज मानो शादी गए, अब बच्चा अगर 12-13 साल का है, 15 साल का है, 15-16 साल का है, मान ली तुम्हारे जैसे एज में है, लगभग खाना चल रहा है, पेरेंट्स मान लो बिजी है किसी से बातें करने में, बच्चा इतना भोला है कि उसे अपने आप उठ के प्लेट उठाए खाने में खिलाए खाना, इतना ही भोला जरूरी नहीं है। अब तुम सोच रहे हो हमारा बच्चा बहुत अच्छा है, वो अच्छा नहीं है, वो आपके लिए दुखदाई है। वो लाइफ में इतनी जगह फेल होगा ना कि आप लोगों को फिर लगेगा इतना सीधा बच्चा क्यों दे, थोड़ा अकल भी होना चाहिए माइंड में ना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बहुत एक्टिव होते हैं, एक्टिव का मतलब प्लेट छोड़ो, वो प्लेट तोड़ भी देंगे सामने, और वो तोड़ना नहीं चाहिए। तो बच्चे को थोड़ा एक्टिव होना चाहिए, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक्टिव का मतलब ये हो कि वो पूरा तहस-नहस कर दे। एक्टिव का मतलब इतना तो हो कि जितनी उसकी एज हो उसके अकॉर्डिंग काम कर ले। वो बहुत लोग जैसे सोचते हैं ना पेरेंट्स कि यार मेरा बच्चा बहुत सीधा है, ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, बेटा अच्छा नहीं है, वो बच्चा लाइफ में कोई बड़ा नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो बहुत कैसा है, वो बहुत भोला है। और भोले के भी दो रूप होते हैं। अब ऐसा नहीं कि बच्चा मैनर्स में रह रहा है इसका मतलब वो भोला है, वो मैनर्स उसके मम्मी पापा ने सिखाए हैं उसको। एक भोला वैसे होता है बच्चा, है ना, कि पढ़ने में ही भोला हर बात में भोला, उसका नाम ही रख देते हैं भोला है। जैसे मान लो 4 दोस्तों में लड़ाई हुई, वो पिट के घर पे आ गया, बच्चे होते रहते हैं, और घर पे आके डर के मारे नाम भी नहीं उतारा उनका, क्योंकि उन्हें पता है मम्मी मारेगी, तो ऐसे बच्चे होते हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो आई के लेवल का थोड़ा डिफरेंस होता है फादर और मदर के। आगे देखो, हाँ लेकिन मैनर्स अलग चीज होती है, ध्यान रखना। एक ये भी होता है कि बच्चे के अंदर मैनर्स कितने हैं, वो उस चक्कर से बोला है, वैसे एक्टिव है बच्चा, अच्छा खासा आईक्यू लेवल है उसका। एक होता है कि आईक्यू लेवल से ही बोला होता है, वो मैनर्स काम नहीं आते वहाँ पे, समझ रहे हो। यहाँ देखो अगले हम लोग पढ़ते हैं बेटा, इस सबसे पहले सेंट्रल डोग्मा ने दे दिया यहाँ पे, लेकिन उससे पहले अभी टॉपिक आता है कि पैकेजिंग कैसे होती है डीएनए की। आपने सुना होगा जैसे डीएनए होता है, डीएनए को आपको पता है 10⁻⁻⁶ न्यूक्लियस का डायमीटर होता है, उसमें 2.2 मीटर लंबा डीएनए अगर हमको रखना है, और सोचो इतना बड़ा डीएनए का इतने छोटे न्यूक्लियस में रखेंगे तो वो कैसा है, पैकिंग फॉर्म में है। कैसे फॉर्म में, पैकिंग। और उस डीएनए को हम लोग बोलते हैं क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन। आपने पढ़ा होगा कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए किस फॉर्म में होता है, क्रोमेटिन फॉर्म में, और सेल डिवाइड करता है तो वही क्रोमेटिन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमोसोम में। तो क्रोमेटिन क्या है, क्रोमेटिन एक पैकिंग फॉर्म है। क्या है समझते हैं थोड़ा सा, देखो इसको। वैसे मैंने बहुत चीजें आपको बताया, क्वेश्चन आपको अगर सुनना चाहिए। ये देखो यहाँ पे एक प्रोटीन होती है, इसे बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। क्या होती है, आपको पता है डीएनए में कैसे होता है, नेगेटिव, और हिस्टोन प्रोटीन कैसे होती है, पॉजिटिव। 2 अमीनो एसिड रिच होती है, एक का नाम आर्जिनिन और एक का लाइसिन। यहाँ क्या लिखा होगा, चलो देख लेना, यहाँ क्या लिखा होगा, आर्जिनिन और लाइसिन। आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब होते हैं तो वो आपस में क्या करते हैं, अटैक करते हैं, सही है। अब यहाँ पे बेटा हिस्टोन प्रोटीन के 4 मॉलिक्यूल, कितने, 4 टाइप के मॉलिक्यूल, 2-2 मॉलिक्यूल मिलकर बनाते हैं ऑक्टामर। क्या बनाते हैं, यानी कि यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ बेटा 4 टाइप के मॉलिक्यूल होंगे। कौन कौन से, H, H2A, H2B, H3 और H, चाहो तो लिख लो। इनके एक टाइप के मॉलिक्यूल के 2-2 मॉलिक्यूल होंगे। तो बेटा आप लोग बताओ 4 दूनी 8 कितने जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो ये 8 मॉलिक्यूल से ऑक्टामर बना हुआ है, ये 8 है, ठीक है। इसी को बोलते हैं ऑक्टामर। क्या बोलते हैं, और इसके पास ये क्या है, डीएनए है। क्या है, ये ऐसे लिपटा हुआ है, समझ गए, ये डीएनए है, ये क्या है, ऑक्टामर, इसे बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। और जो H1 होता है ये इसको करता है पिन, इसने पिन कर दिया H1 ने। अब इसको पता है हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम। क्या बोलते हैं बेटा, ध्यान रखना, राइबोसोम, लाइसोसोम, न्यूक्लियोसोम, पॉलीसोम, ऑक्सीसोम, पेरोक्सीसोम,
ये बहुत सोम है। ये सोम आप पेपर में गड़बड़ मत करते हैं ना, मैं आपको एक बार कंफर्म कर दे रहा हूँ। सुनो, राइबोसोम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। पॉलीसोम पता है क्या होता है? राइबोसोम की चेन, बहुत सारे राइबोसोम तो पॉलीसोम। पैरोक्सीसोम क्या होता है? वही F1 F0 पार्टिकल जो क्रेस्टिव होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के, समझ गए? उसको बोलते हैं पैरोक्सीसोम। इसके बाद क्या आता है? हाँ, न्यूक्लियोसोम क्या होता है? हिस्टोन ऑक्टामर, यही जहाँ डीएनए निपटा हुआ है। और कौन सा बचा बताओ? लाइसोसोम, सुसाइड बैग, जिसमें क्या होते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। तो कितने सोम हो गए? 4-5 सोम हो गए। देखो कहीं तुम लोग इस सोम के चक्कर में कर दो। ये देखो एक बार लिख लो रहे हैं हम लोग कहीं पे। हाँ, एक होता है बेटा क्या? राइबोसोम। क्या होता है? सुन लो आप लोग, ये क्या होता है? पॉलीसोम। ये होता है पैरोक्सीसोम। ये क्या होता है? अभी जो पढ़ रहे थे क्या होता है? न्यूक्लियोसोम। और ये क्या होता है? लाइसोसोम। ए, इतने सोम है। ये है क्या? सुनो जल्दी, ये क्या है बेटा? साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है? यानी कि प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है? राइबोसोम। पॉलीसोम क्या होता है? चेन ऑफ राइबोसोम, चेन ऑफ राइबोसोम। पैरोक्सीसोम क्या होता है? भाई F1 F0 पार्टिकल। कौन से? पता है आपको ये बात? जो कहाँ होते हैं? क्रेस्टी पे, माइटोकॉन्ड्रिया के। लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, क्रेस्टी। और बेटा न्यूक्लियोसोम क्या होता है? हिस्टोन ऑक्टामर। ये मैं लिख दे रहा हूँ पैकेजिंग ऑफ डीएनए। समझ जाओगे आप लोग? ठीक है, पैकेजिंग ऑफ डीएनए में आता है। और बेटा आप लोग बताओ लाइसोम क्या होता है? सुसाइड बैग। यानी कि इनके अंदर होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम। समझ गए सारे सोम क्या है? ये आपको पता होना चाहिए कहां पे क्या होता है। राइबोसोम, पॉलीसोम, पैरोक्सीसोम, न्यूक्लियोसोम और लाइसोसोम। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम का मतलब यानी कि डीएनए का पैकेजिंग हो रहा है, तो वहां पे हिस्टोन ऑक्टामर लगा होता है, नाइट्रोजन बेस, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। इसके उसमें आते हैं 250 से 300 बेस पेयर एक न्यूक्लियोसोम में। देखिए, तो आप लोग सारे सोम समझ गए? चलो अगले बढ़ते हैं। तो बेटा यहाँ देखो, अगर हम यहाँ बात करें तो आपको पता है ये न्यूक्लियोसोम हो गया,
ये देखो, और बहुत सारे न्यूक्लियोसोम कैसे दिखते हैं हमें, बीड्स ऑन स्ट्रिंग, यानी कि बोल सकता हूँ मूंगों की माला की तरह, समझ गए। और यहाँ पे दो टाइप के क्रोमेटिन होते हैं, एक होता है यूक्रोमेटिन, एक होता है हेटेरोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन कौन सा होता है, जो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, ट्रांसक्रिप्शन करवाता है, और हेटेरोक्रोमेटिन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। बेटा आप लोग ये बात ये देखो यहाँ पे, अरे ये देखो, यहाँ देखो बच्चों, यहाँ देखो, तो आप लोगों ने ये समझ गए, बताओ न्यूक्लियोसोम के बारे में समझ गए। ये बताओ कौन सी प्रोटीन से लगा होता है, हिस्टोन प्रोटीन। कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 8, 4 4 मतलब दोनों 8, ठीक है। इसे बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। ये भी ध्यान रखना, हिस्टोन ऑक्टामर में कितने बेस पेयर होते हैं, तो कितने होते हैं, 200 बेस पेयर। कितने होते हैं, यहाँ देखो ये लिखा है 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स, किसमें, एक न्यूक्लियोसोम में। अब यहाँ पे आप लोग बताओ बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन का मतलब क्या होता है, जो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव हो पहली बार, दूसरा लूजली पैक्ड हो, और तीसरा लाइट कलर दे। और हेटेरोक्रोमेटिन के बारे में कितना रखना है, टाइटली पैक्ड, डार्क कलर, और ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। क्वेश्चन ये आ सकता है, ठीक है, यहाँ भी आपको पता होना चाहिए। अब हमारा आता है सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल के लिए आपको पता है, अब यहाँ पे साइंटिस्ट को ये बताना था कि जेनेटिक मटेरियल कौन होगा, डीएनए होगा, आरएनए होगा, या फिर प्रोटीन होगा। तो सबसे पहले कुछ साइंटिस्ट आए। अब आपको पता है कोई भी चीज प्रयोग करने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, आपको एक्सपेरिमेंटली प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसके लिए पहले जो एक्सपेरिमेंट हुआ था उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। साइंटिस्ट कौन थे, ग्रिफ्थ, सही है। हाँ, उन्होंने क्या किया सुनो, उन्होंने बैक्टीरिया लिया, कौन सा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। आपको पता है क्या करता है, निमोनिया कोश करता है। इसके बैक्टीरिया के 2 स्ट्रेन लिए, एक लिया आर स्ट्रेन, एक लिया एस स्ट्रेन। आपको पता होना चाहिए पैथोजेनिक कौन सा होता है और नॉन पैथोजेनिक कौन सा होता है। आप लोग बताओ, आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में पैथोजेनिक कौन सा होता है, एस स्ट्रेन, और नॉन पैथोजेनिक आर स्ट्रेन। बेटा आप लोग बताओ, अगर मैं एस स्ट्रेन को किसी भी बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट कराऊंगा तो बैक्टीरिया डिजीज हो जाएगी, बैक्टीरिया को सॉरी माइस के अंदर कराऊंगा तो माइस को डिजीज हो जाएगी, और माइस को अगर डिजीज हो जाएगी इसका मतलब क्या है कि माइस मर जाएगा। ये बात ठीक है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, एस स्ट्रेन को माइस के अंदर इंजेक्ट कराया, और माइस क्या हो गया, मर गया। जैसे यहाँ पे देखो, एस स्ट्रेन करवाया, माइस क्या हो गया, मर गया। अब आप लोग बताओ, आर स्ट्रेन कैसा है बच्चों, नॉन पैथोजेनिक, यानी कि बीमारी नहीं कर रहा है, और नहीं कर रहा है इसका मतलब ये चूहा क्या रहेगा, जिंदा रहेगा। अगले आता है, जब इन्होंने क्या किया, एस स्ट्रेन को हीट कर दिया। आप लोग बताओ, अगर हम किसी चीज को हीट कर देते हैं तो आपको पता है डॉक्टर क्यों कहता है कि पानी गर्म करके पियो, क्योंकि हीट करने पर क्या होगा, बैक्टीरिया मर जाएंगे। तो यहाँ क्या हुआ, इनने एस स्ट्रेन को हीट कर दिया तो इसे डिजीज नहीं हुई, डिजीज नहीं हुई तो ये बचा रहा, जिंदा रहा। लेकिन जब इनने दोनों को मिला दिया, किस किस को, एस स्ट्रेन हीट के और आर स्ट्रेन ले, इसका मतलब चूहा क्या हो गया, मर गया। चूहा कैसा रहना चाहिए, जिंदा, अकॉर्डिंग टू हमारा मतलब सोच के अकॉर्डिंग। अब ये हुआ क्यों ऐसा बेटा, इसका मतलब ये है कि जो आर स्ट्रेन है कैसा है, ये कैसा था, नॉन पैथोजेनिक, लेकिन ये कैसा हो गया, पैथोजेनिक, यानी इसने कुछ ट्रांसफॉर्म कर दिया इसके अंदर, समझ गए, और इसीलिए चूहा कैसा हो गया, मर गया। अब आप लोग बताओ, जो चीज ट्रांसफर करी है बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के अंदर, इसका मतलब साइंटिस्ट ये आइडिया लगा रहे थे कि वही होगा जेनेटिक मटेरियल। लेकिन यहाँ ये पता नहीं लगा पाए कि क्या ट्रांसफर किया,
डीएनए किया, आरएनए किया या फिर प्रोटीन किया, क्योंकि यहाँ पे साइंटिस्ट को ये बात का आइडिया नहीं हुआ। उसके बाद 3 साइंटिस्ट आए, कौन कौन से? एवेरी, मैक्लियोन और मैककार्टी। ये है मैक्लियोन, मैककार्टी और एवेरी। इन्होंने इसी प्रिंसिपल को इन्होंने बायोकेमिकल यानी कि डीएनए की वो पहले एंजाइम की डिस्कवरी की। इसकी एंजाइम। अब आप लोग बताओ बेटा, यहाँ देखो ये देखो, अगर मान लो मैं यहाँ पे आरएनए मिलाऊं, कौन सा मिलाऊं? आरएनए मिलाऊं, क्या बताओ यहाँ ट्रांसफर चीज हो रही है, क्या उस पर इफेक्ट पड़ेगा? क्योंकि ट्रांसफर क्या हो रहा है? डीएनए। आरएनए से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ प्रोटीन मिला दूं, क्या मिला दूं? क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा? क्योंकि यहाँ तो चूहा तब भी मर जाएगा। लेकिन जब इन्होंने डीएनए मिलाया, क्या मिलाया? जब इन्होंने डीएनए मिलाया और इन्होंने देखा कि वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल रुक गया ना, फिर ट्रांसफॉर्म हो ही नहीं रहा डीएनए, तो डीएनए क्या हो गया? खत्म हो गया। तो इसका मतलब चूहा कैसा रहा? जिंदा। सही है, लाइव नहीं देख तो चूहा कैसा रहा? जिंदा। और जिंदा क्यों हो रहा? क्योंकि डीएनए क्या नहीं हुआ? ट्रांसफर। समझ गए? लाइव तो मैच आता है। आपको पता है लाइव में लिव में क्या डिफरेंस होता है? स्पेलिंग में भी डिफरेंस होता है। लाइव पता है कैसे लिखते हैं? हमेशा कैपिटल होगा। कभी आपने इसमें लिखा हुआ देखा? लाइव देखा किसी ने? ये होता है लाइव, जैसे मैच लाइव चल रहा है। और ये क्या होता है? लिव। ये अच्छा लिविंग भी होता है, रहने वाला। लेकिन आप लोग बताओ कि आपने लाइव जो देखा है वो देखा मैच वाला, वो कभी आपने स्मॉल देखा? वो हमेशा कैपिटल ही होता है। हालांकि इंग्लिश में ज्यादा आती नहीं है, लेकिन थोड़ी बातें मैं जानता हूँ, सब काम चला जानता हूँ। ठीक है, काम चलाओ का मतलब है काम चल जाए, बात कर। अगर मुझसे कहते 1 घंटा बोलो इंग्लिश में, नहीं बोल रहा मुझे। बेटा आप लोग ये समझ के बताओ, ये वाला एक्सपेरिमेंट समझ गए आप लोग? कौन साइंटिस्ट थे यहाँ पे? ग्रिफ्थ। सही है। आप इसके बाद कौन साइंटिस्ट है यहाँ पे? अब हुआ ये वाला एक्सपेरिमेंट। यहाँ देखो बेटा, बोलो मत। इसको बोलते हैं हम लोग हर्शे एंड चेस एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं? ये भी यही देखना चाह रहे थे, जो उनके जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था उससे 100% प्रूफ नहीं हुआ था कि डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल। लेकिन जब साइंटिस्ट कौन से आए? हर्शे एंड चेस। इन्होंने वही एक्सपेरिमेंट, यही एक्सपेरिमेंट मतलब इसका मतलब है डीएनए को ही देखना था, जेनेटिक मटेरियल किस तरीके से पहचाने की डीएनए है या नहीं है। इन्होंने पता क्या किया? इन्होंने बैक्टीरियोफेज लिया। क्या लिया? बैक्टीरियोफेज वायरस लिया। ये पंखा आवाज ज्यादा नहीं कर रहा है? तो सर इन्होंने पता क्या लिया? इन्होंने बैक्टीरियोफेज वायरस लिया। एक केस ये वाला है और एक केस ये वाला है। आपको पता है बैक्टीरियोफेज क्या करता है? बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। सही है। और आपको पता होगा गंगा जल में होता है कौन सा वायरस? बैक्टीरियोफेज। तभी तो आपको गंगा के पानी नहाना चाहिए एक बार। नहाते हो सब लोग? हैं? नहाते हो डेली? तो अच्छी बात है, और नहाना भी चाहिए खाने में। ठीक है, आप लोग नहाते हो? 1 चम्मच डाल दिया करो, जिससे स्किन डिजीज नहीं होंगी ज़्यादा। सही है। और अगर आपको कोई बैक्टीरिया हो भी जाए ना, तो आप लोग वो एक बार करके देखा करो। बेटा आपको पता है जितना हम लोग इतना मॉडर्न हो गए, क्या आज से 100 साल पहले के इतना हॉस्पिटल थे? नहीं थे। तब भी लोग सही रहते थे। इसका मतलब क्या है? वो यही सब करते थे।
नदी किनारे रह रहे हैं, प्योर हवा ले रहे हैं, प्योर खाना खा रहे हैं। आजकल सब क्या हो गया, दिखावटी हो गया है। कैसा हो गया, दिखावटी, आर्टिफिशियल। यानी कि हम खाना कौन सा खा रहे हैं, सब केमिकल वाला। है ना, तो ये सब चीजें हमको पता होनी चाहिए। चलो, तो इसीलिए गंगा का पानी थोड़ा सा मिलाना चाहिए। और दूसरा क्या है, गंगा में एक बार नहाना भी चाहिए, गंगा जी में, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है, बैक्टीरियल फेज वायरस। आपको पता है पूजा में लेते थोड़ा गंगा जल हैं, तुमने ये सुना पाप हो जाते हैं, ये बात सही है? बैक्टीरियल फेज जल लेता है, पाप कैसे मिल जाएगी, तुम बताओ सर। आपको पता है पाप होने का मतलब क्या होता है उसका? गंगा नहा ले, गंगा नहीं नहा गए, गंगा कितने भी नहाओ, जो पाप करेगा वो उतना ही करेगा पाप। ये सब कुछ ट्रिक है। उसका मतलब होता है कि आपने जब नहाया तो आपको खुद से प्रण लेनी चाहिए कि आज के बाद मैं ये गलत काम नहीं करूंगा। वो होता है पाप धुलना। पाप धुलने का मतलब ये नहीं होता है कि आप गलत काम पे काम खड़े पड़े होंगे, नहाया करेगा। समझ गए? आपको पता है हवन कराते हैं, हवन तो उसमें क्या बोलते हैं, स्वाहा बोलते हैं, हैं? उसमें पता है क्या करना चाहिए, आपको हर स्वाहा पे अपनी अंदर की एक मिस्टेक को खत्म करना चाहिए। क्या? लेकिन कौन करता है, खाली तुम तो सामग्री छोड़ने में मस्त रहते, जल्दी खत्म हो जाए, सामग्री खत्म हो उसके बाद धुआं लग रहा है वो खत्म हो, ठीक है। लेकिन अगर रियल में देखा जाए तो आपको क्या करना चाहिए, अपनी एक मिस्टेक को खत्म करना चाहिए। समझ रहे हो? चलो अगले हम तो इस पे आते हैं बायोलॉजी पे। ये देखो मुरलीधर, अब इन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट ने 2 बैक्टीरिया भेज दिए। इन्होंने थोड़ा दिमाग लगाया, क्या लगाया, देखो बच्चों में देखो, इन्होंने एक तो देखो, आपको पता है 2 चीजें होती है वायरस के पास, प्रोटीन कोड और जेनेटिक मटेरियल, और उनको पता ही नहीं वायरस के पास। सबसे अच्छा बात तो ये था। दूसरा इन्होंने क्या किया, जो बैक्टीरिया कोड था, प्रोटीन कोड, आपको पता है प्रोटीन के पास क्या होता है, सल्फर, क्या होता है, और डीएनए के पास होता है फास्फोरस, क्या होता है। इन्होंने सल्फर को रेडियो एक्टिव सल्फर से लेबल कर दिया, और एक केस में इन्होंने डीएनए को क्या कर दिया, रेडियो एक्टिव फास्फोरस से लेबल कर दिया। समझे बात, नहीं समझे? यहाँ देखो बेटा, एक केस में क्या किया, रेडियो डीएनए किससे किया, रेडियो एक्टिव फास्फोरस से, और प्रोटीन को रेडियो एक्टिव सल्फर से। आपसे वो ये पूछ सकता है, क्वेश्चन ध्यान रखना, इसका आइसोटॉप क्या है, तो बेटा सल्फर का कितना है 35, और फास्फोरस कितना है 32, ये ध्यान रखना। वो आपसे पूछ सकता है S का होगा 35 और P का होगा 32। आप ध्यान कैसे रखना पता है, S लग रहा है 5 की तरह, तो 35, और जो बचा वो 32। समझ गए? अब बेटा आप लोग बताओ मुझे, इधर देखो, आप लोग मुझे बताओ, इस देखो बैक्टीरिया को इन्फेक्शन दिया, ब्लेंडिंग जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर के वो मिलाया, और सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब होता है हमने सेल से सेंट्रीफ्यूज कर लिया, यानी कि बाहर निकाल दिया। आप लोग मुझे ये बताओ, जो रेडियो एक्टिव हमें फास्फोरस एक मतलब जो भी मिलेगा सेल के अंदर, क्या वो जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा? क्योंकि वायरस भी तो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करता है। तो इन्हें पता है क्या मिला, इन्हें मिला सेल के अंदर रेडियो एक्टिव फास्फोरस, और इससे पता लगा, क्योंकि इन्होंने फास्फोरस को किससे लेबल किया था, डीएनए को, और इससे पता लगा कि डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल, और 100% यहाँ पे प्रूफ हो गया था कि डीएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। समझ गए? क्योंकि इन्हें रेडियो एक्टिव सल्फर कहाँ मिला, बाहर, और रेडियो एक्टिव फास्फोरस कहाँ मिला, अंदर, और अंदर जो चीज आती है वो क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। समझ गए? तो ऐसे पता लगा डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। क्लियर? तो ये 100% यहाँ पे प्रूफ हो गया था। अब बेटा आप लोग बताओ, अगर कोई डीएनए है, अगर वो जेनेटिक मटेरियल है, तो ये डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, कोई भी जेनेटिक मटेरियल कैसा होना चाहिए, उसकी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, बताओ बताओ बच्चों। और अभी आपको पता है एक आधा डालो 10-15 दिन बचे आपके ऊपर के, अभी और टाइम गर्मी आ रही है ज़्यादा,
कोई बच्चा 2 से 5 में सोना मत दिन में, ध्यान रखना ये बात। वरना मैं बता रहा हूँ, जो मैं जिस चीज से डरता हूँ सबसे ज्यादा, वो सबसे पहली चीज से डरता हूँ कि नींद आना। अगर किसी बच्चे को नींद आ गई तो बेटा उसे सही से उसके दिमाग में बायोलॉजी की स्पेलिंग फिर भी नहीं आती है, क्योंकि नींद बहुत खतरनाक होती है। और वहां पे आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि आप बार बार मुंह जा रहे हो, कुछ कर रहे हो। नींद बहुत खतरनाक होती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि अगर आपको बहुत तेज नींद आ रही है, जैसे आपने बीएससी पेपर दिए होंगे, लिखे होंगे, आपको बहुत तेज नींद आ रही है, तो ऐसा लगता है साला पेपर छोड़ दूं, आज क्या कर दूं। और लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, माइटोकॉन्ड्रिया लिखा जा रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया ये लिख रहे हो, तुम्हें साफ राइटिंग में चाहिए। अब माइटोकॉन्ड्रिया आप लिख रहे हो इंग्लिश में, टी की जगह बन रहा है एच। नींद इतनी जा रही है और तुम सोच रहे हो उसका यार क्या था, प्यास कर करके अब नीट में से चलेगा। तो अभी आप लोग कभी कसम खा लेना कि दिन में आप लोग एक बार भी सोना मत, बिल्कुल भी नहीं। रात में सो और रात में जागो मत ज्यादा, क्योंकि ये सब चीजें आपको लगता है एक दिन में हो जाएंगी। उस दिन अगर आपको लग रहा है कि चलो नींद वाले दिन देख लेंगे, अब एक गदो सवाल से पहले से होती है, जो एक्टिविटी आपकी होती है वो होती है। अगर आपको 2-3 बजे के टाइम 4-5 बजे तक नींद आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपको 100% नींद पेपर नींद आएगी, 100%, क्योंकि वहाँ प्रेशर होता है, थोड़ा पंखा चल रहा होता है, शांत वातावरण होता है, और ऐसा मजा वाला नींद आती है कि यार सो जाएं। मैं इसका भुगतान एक पेपर में कर चुका हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ आपको। क्योंकि जब हम नए नए होते हैं तो बहुत चीज एक्टिविटी करते हैं ना, अनुभव के साथ चीजें आती है ना। रात में सोए नहीं, इस चक्कर से पढ़ाई करेंगे, और जब पेपर देने पहुंचे तो इतना तेज नींद आ रहा है कि साला मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पेपर आज ना तो छोड़ देता हूँ, ऐसा लग रहा था मेरे मन में। क्योंकि जब नींद आती है ना उसके सामने सब बेकार लगता है। अब वहाँ ऐसा भी नहीं कि आप 20 मिनट चलो सो लेते हैं, लाओ फिर कर लेंगे पेपर, क्योंकि आपके पास एक एक मिनट बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि नीट के पेपर में टाइम ऐसा है 2 से 5, एक टाइम होता है सुबह होता है 8 से 11, सुबह होता नहीं है, टाइम ऐसा है 2 से 5, और 2 से 5 का मतलब है कब तक एकदम वो वाला टाइम, पीक वाला टाइम। अगर आप 10 बजे वहां पहुंच गए तो वैसी नींद आएगी, 2 घंटे बैठे बैठे नींद आ जाएगी। और उससे पहले आप यही करना कि वहां जाओ तो एक थैली ले जाना, पहले सारा 10 बजे पहुंच गए तो सो ही जाना, 2 घंटे हटा के सो ही लेते हैं पहले। उसके बाद प्राइवेट उसमें जाना, वो 10-20 रुपए लेगा, नहाना और चले जाना फिर 2 बजे के टाइम। ये चीजें बहुत ध्यान रखना। नॉलेज अपनी जगह है, मैं आपको बता रहा हूँ, कितनी भी नॉलेज सही, लेकिन ये चीजें गड़बड़ हो गई तो आपको फिर गड़बड़ हो जाएगा पूरा पेपर। और फिर बाद में कहोगे 3 घंटे निकल गए। अब वही बात होती है ना, चिड़िया चुन गई खेत तो बचता क्या होगा। अब तो वो 3 और 1 साल इक्वल टू 3 घंटे। आपने जो भी 1 साल में पढ़ा है उसका रिजल्ट आपको कितने घंटे में मिलेगा, 3 घंटे में। और बेटा आपने कितना भी अच्छा पढ़ा है, कितना भी बेकार पढ़ा है, जो बच्चा वो 3 घंटे प्रेशर झेल गया, या 3 घंटे उसने माइंड खोल के एकदम कतई लगा दिया पेपर में, तो वो जरूरी है। समझ रहे हैं आप लोग। तो 1 साल इक्वल टू 3 घंटा, और 3 घंटा इक्वल टू फ्यूचर। आपका नहीं, आपके बच्चे के बच्चों का। मतलब एक बार अगर एमबीए बन गए तो आपके बच्चों के बच्चे समझ जाएंगे, हाँ जब होंगे फ्यूचर में कभी तो 3 घंटे का मतलब है कि जो आज तक आपने पढ़ा है वो 3 घंटे आपको प्रूफ करना है। और प्रूफ ऐसे नहीं कर पाओगे जब तक आप अपना वहां पे जाके 100% नहीं दोगे। इसीलिए मैं कहता हूँ बेटा, एक यहाँ देखो, इसीलिए मैं कहता हूँ कि ज्यादा नॉलेज, ऐसा नहीं नॉलेज कि एक टाइम के लिए ठीक है, लेकिन अगर बहुत नॉलेज है तब भी बच्चे बहुत बेकार करके आते हैं वहां पे। कभी कभी टाइम मैनेजमेंट हो गया, नींद हो गया, प्रेशर हो गया ऊपर का नीचे का, ठीक है, जो भी है करंट वगैरह, तो ये सब डिसाइड करते हैं नीट के ऊपर में। अब वहां आपके लिए 1 मिनट मिल रहा है एक क्वेश्चन के लिए, सोचो। वहां पे मैं देखता हूँ कि कुछ बच्चे 3 बार बाथरूम आते हैं। अब मैं कहता हूँ तो 3 घंटा नहीं मिल रहा है और एक बार जा रहे हैं 10 मिनट लगा के आ रहे हो, तो पेपर कहाँ से कर पाओगे? गायब बस। तो ये मैं अभी बता रहा हूँ, नींद का सबसे बड़ा इफेक्ट है, सबसे बड़ा। तो कोई भी बच्चा यहाँ पे ये सब मत किया करो, जब यहाँ क्लास चल रही है ऐसे ऐसे करना है, ऐसे करना है, एक्टिव रहो।
और ये सब इफेक्ट आपको वहां दिखेंगे पेपर में जाओगे। चलो अगले देखो, अगर ठंडों में होता कोई दिक्कत नहीं होती, मुझे पता है ये बात, लेकिन पेपर गर्मी में है और 2 से 5 मिनट बहुत तेज आती है। कहीं आप लोग वहाँ ईंटें देखो, पंखे देखो, नींद आएगा वो पेपर में। सर पंखे के नीचे सबसे ज्यादा किसी ना हो थोड़ा जब साइड नहीं आती है पेपर पे, नहीं आती है, नहीं आती है, मुझे नहीं आती है। हाँ वही आदत होगी तो दिन में सोती नहीं होगी, नहीं कभी नहीं सोता मैं। जो दिन में सोता होगा उसकी 100% आएगी। जब रात भर 2-3 रात तक अच्छे से नहीं तो वो आप लोग ध्यान रखो ना, तभी मैं कह रहा हूँ बीच प्रैक्टिस करो ये बात की। और कोशिश करो कि 2 से 5 में आप कितने एक्टिव रह पाओ, कितने ज्यादा एक्टिव रह पाओ, समझ रहे हो? बातें करके नहीं, साइलेंट बैठ के दूसरे माथे, ठीक है? ऐसे नहीं बातें कर रहे तो एक्टिव हो, समझ रहे हो? क्योंकि मुझे एक दिन वो ध्यान, आज भी दिन याद ध्यान है कि मेरा एक पेपर पूरा गलत हो गया था इसी वक्त, चक्कर नींद चक्कर, वो सॉरी नींद के चक्कर। मुझे वो वाली नींद आ रही थी कि मैं अपने थप्पड़ मार रहा था खुद से, तब भी नींद आ रही थी, समझो पहले कितना बेकार दिन हुआ कि मैं ऐसे करूं, भाई उठ जाए यार पेपर है। कॉल लगा लेते फोन से तो होते ही कुछ चीजें में ध्यान रखा करो, ठीक है? ऐसे पेपर से एकदम पहले टाइम बेटा मुंह पे पानी मारने से कुछ नहीं हुआ कभी, मैं मार के आया था मुंह पानी, आंखों में पानी मारा ऐसे खोल के आंखें, और जब ऐसे किया 2 बार तो नींद आने की और अच्छी वाली। मैं कहा यार कमाल है, होता है ना कुछ गड़बड़ हो गई मुझसे, रात में नहीं सोया था, धोखे से मजबूरी थी, नहीं सोया था, वो कुछ बाहर ट्रेन वगैरह होती है ना, तो उसमें नींद नहीं आई, कुछ किसी कारण से सोना भी जरूरी नहीं करना है। हाँ कभी ऐसा होता है। चलो देखो, तभी तो आपका सेंटर तो बरेली है, कोई दिक्कत ही नहीं, सुबह को जाओगे यहाँ से, घर पे आराम से सो के जाना मस्ती कर। यहाँ देखो, अगर कोई जेनेटिक मटेरियल है तो उसके पास क्या क्या फीचर होने चाहिए। देखो पहला बेटा क्या है कि वो अपने आप को रेप्लिकेट करता हो, क्यों? क्योंकि रेप्लिकेट करता होगा इसका मतलब क्या है कि सेल में 2 सेल में जा पाएगा। दूसरा, ये केमिकली और स्ट्रक्चरली कैसा होना चाहिए? स्टेबल। स्टेबल का मतलब मजबूत होना चाहिए, ऐसा नहीं कोई भी एग्जाम आया खत्म हो गया। क्योंकि सोचो अगर हमारे डीएनए में जरा सा म्यूटेशन हो जाए तो कितना बड़ा डिजीज हो जाता है, और ये तो कह रहा है डिग्रेड हो जाए तो क्या होगा। अगले है इसमें म्यूटेशन आना चाहिए। अब आप सोच रहे हो सर अभी तो आप कह रहे हो म्यूटेशन होता है तो बहुत बीमारी हो जाती है। बेटा छोटा छोटा म्यूटेशन फायदा भी देता है, जिससे क्या होता है? एवोल्यूशन होता है। क्या होता है? इसके लिए। और ये कह रहा है कि एक्सप्रेस भी करता हो अपने मेंडेलियन कैरेक्टर्स को। क्या करता हो? एक्सप्रेस का मतलब है कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस भी करता हो हमारी बॉडी के अंदर। समझ गए? अगले देखो बेटा, यहाँ से ये सब डीएनए आरएनए के बारे में लिखा हुआ है, आप लोग समझ सकते हो, ठीक है? जैसे आप बताओ डीएनए आरएनए में कौन ज्यादा स्टेबल होता है? डीएनए, क्योंकि डबल स्ट्रैंड होता है। अच्छा, मोर रिएक्टिव कौन होता है? आरएनए। पहले सबसे कौन आया? आरएनए। ये सब बातें लिखी हुई हैं, आप देख सकते हो। अगले हमारा आता है रेप्लिकेशन। क्या आता है? अच्छा, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इस बारे टॉपिक से। ये आपको समझ में आता है पूरे अच्छे तरीके से? मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, सुनो बेटा। ये यहाँ देखो, थोड़ी देर देख लो, ये देखो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये जो एक्सपेरिमेंट है ये प्रूफ करता है कि डीएनए कैसा होता है? सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि डीएनए में एक स्ट्रैंड हमेशा कौन सा होता है? पेरेंटल वाला। कौन सा होता है? अब इतने तो आप समझदार हो, अगर डीएनए देखो, डीएनए बनता कैसे एक्चुअली में, ये देखो यहाँ पे बच्चों, जैसे मान लो ये डीएनए है, सही है? यहाँ कुछ सीक्वेंस है, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, एडेनिन, थाइमिन। अब आपको पता है थाइमिन, एडेनिन आएगा, सी आएगा, टी, ए और जी। अब आपको पता है कि डीएनए का हर एक नाइट्रोजनस बेस सेम होना चाहिए। अब आप क्या करो, सिंपल सा इस स्टैंड को अलग अलग कर दो, यहाँ न्यू स्टैंड बना दो, यहाँ भी न्यू स्टैंड बना दो। आप बताओ जो इस वाले स्टैंड की पोलैरिटी होगी वो तो लिखी होगी ना, देखो ए टी जी ए टी और सी। आप बताओ बेटा, ये देखो ये वाला स्टैंड जो इसके क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। देखो ना इधर, ये वाला स्टैंड इसके क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। तो इसका मतलब ये वाला स्टैंड इसके कॉम्प्लीमेंट्री बना दो।
एडिटिंग के सामने क्या आएगा 5 टी के सामने, जी के सामने, ए के सामने और टी के सामने और सी के सामने। अब आप बताओ ये वाला डीएनए वाला डीएनए सेम नहीं है डीएनए? इसका मतलब ये है कि क्योंकि एक स्टैंड कैसा था पेरेंटल, अगर एक स्टैंड पेरेंटल ना होता तो क्या सेम होता? नहीं। तो ये साइंटिस्ट कैसे प्रूव करेगा कोई भी कि एक स्टैंड पेरेंटल होता है? तो एक्सपेरिमेंट हुआ था कौन सा वाला? ये वाला। इससे प्रूफ हुआ था कि डीएनए का हमेशा एक स्टैंड कैसा होता है? पेरेंटल। कैसे देखो बेटा, ये समझ लो आपको, यहाँ से कोई क्वेश्चन यहाँ से भी आएगा, मुझे पता है। यहाँ देखो, मैंने कोई डीएनए लिया, क्या लिया? डीएनए लिया, उसको मैंने एक सॉल्यूशन लिया NH4Cl। कौन सा लिया बच्चों? अमोनियम क्लोराइड, सही है। और मैंने N लिया जो हाई आइसोटोप का लिया 15, और मैंने इस मीडियम में डीएनए को ग्रो करा लिया। इसका मतलब ये है इसके दोनों स्टैंड कौन से हैं? N15 वाले। इसका मतलब ये क्या दिखाएगा? हैवी। क्या दिखाएगा? हैवी। आप बताओ, खुद से बताओ बेटा, अगर दोनों स्टैंड N15 वाले हैं, अगर एक पेरेंटल रहेगा अगली जनरेशन में, तो एक स्टैंड तो N15 रहेगा एक डीएनए का, और दूसरे डीएनए का एक स्टैंड कौन सा रहेगा? N15। और जो न्यू वाले स्टैंड होंगे वो कैसे होंगे? N14, क्योंकि नए वाले तो अब बने हैं ना। तो इसका मतलब एक स्टैंड N15, एक स्टैंड N14। ये सुन ले, वो बातें करता है, ये सुन लो पहले। एक दोनों स्टैंड N15 वाले हैं, अगर रेप्लिकेशन होगा तो हमेशा ध्यान रखना जो नए डीएनए बनेंगे उसमें एक तो होगा N15 वाला, एक कौन सा होगा? N14, क्योंकि एक तो नया बना है ना, तभी तो हुआ। अब बताओ ये कैसे हो गए हाइब्रिड? कैसा हो गए? अब आप लोग बताओ, देखो एक बात और सुनो, आपको पता है यहां तक आपको पता है 2 हाइब्रिड होते हैं और 2 कैसे होते हैं? लाइट। अब ध्यान सुनो मेरी बात, वो यहां तक नहीं पूछता है 40 मिनट तक, वो कहते हैं आपसे आफ्टर 8 जनरेशन बताओ अब डीएनए कैसे आएंगे? आफ्टर 8 जनरेशन अगर वो कहने लगे, सोचो तो कितना सिंपल है बताऊं आपको। आपको पता है एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से डिवाइड करता है वो 20 मिनट लेता है। कितने लेता है? वो कहने लगे बताओ 160 मिनट बाद बताओ अब कितने लाइट आएंगे, कितने हाइब्रिड आएंगे, कितने कैसे आएंगे? आपको क्या ध्यान रखना है? देखो मान लो 20 मिनट बाद हो रहा है, अब मैं जनरेशन काउंट कर लूंगा, जैसे 1 से 2, 2 से 8, 8 से 16, 16 से 32। मान लो 1 2 3 4 5 जनरेशन बाद देख रहे हैं हम लोग कितने आएंगे। हमेशा ध्यान रखना, हमेशा जैसे 32 डीएनए है, कितने 32 डीएनए रेप्लिकेट हुए, हमेशा बेटा हाइब्रिड जो होंगे वो 2 ही रहेंगे। कितने रहेंगे? 2। कैसे मैंने बताया? क्योंकि बेटा स्टैंड 2 ही तो है खाली हैवी वाले, तो इसका मतलब हाइब्रिड कितने रहेंगे? 2। और बकाया सब कैसे रहेंगे? लाइट। वो कितनी जनरेशन का पूछे तो हमेशा, अब इसमें बताओ 2 कैसे रहेंगे? हाइब्रिड। आप लोग ये मत करने लगना कि डायग्राम बनाने बैठ जाओ ऐसे 1 घंटा निकाल दोगे इसमें। हमेशा जनरेशन काउंट का वजह से 2 हाइब्रिड बनाओ, बकाया सब लाइट, क्योंकि अब हैवी तो रहेंगे नहीं, क्योंकि हैवी तो ये वाला था ना पहला। अब सुनो, 2 हाइब्रिड और 30 यहाँ पे कैसे रहेंगे? लाइट। समझ गए तरीका? हमको चाहे 100 जनरेशन अगली चले जाए, 500 रहे, लेकिन हमेशा हाइब्रिड वाले कितने रहेंगे? 2। और बकाया सब कैसे होंगे? लाइट। मैंने ऐसे बहुत क्वेश्चन देखे हैं, परसेंटेज पूछ देता है कि बताओ हाइब्रिड का परसेंटेज कितना रहेगा और लाइट का कितना रहेगा। अब आप वो देख लो, जैसे अगर मान ली परसेंटेज पूछेगा तो आप लोग देखो 32 को 100 से डिवाइड करो, कितना आएगा? लगभग 3 का 1 रहेगा, तो 6% रहेगा हाइब्रिड और 30 और 60% क्या रहेगा? वो 90% क्या रहेगा? लाइट। वो कैसे भी क्वेश्चन बनाए, बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं, लेकिन बच्चे यहाँ पे गलत कर देते हैं। उन्हें लगता है कि हमें यही करना पड़ेगा लगातार, फिर इससे इसको देखें ऐसे बनाए, ऐसे मत बनाओ। आगे जैसे देखो यहाँ पे देखो बच्चों, अब वो पूछे आफ्टर 20 मिनट एक जनरेशन का पूछे तो आपको पता ही है, क्योंकि 2 स्टैंड थे, दोनों में आएंगे, तो उसका मतलब दोनों कैसे बनेंगे? हाइब्रिड। लेकिन अब अगले इतने भी जाएंगे उसमें 2 ही हाइब्रिड रहेंगे और बकाया सब क्या रहेंगे? लाइट। समझ गए? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखो कहाँ गया, ये वाला लिखा है, कह रहा है इज आफ्टर 40 मिनट सेकंड जनरेशन वाज कंपोज ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ दिस हाइब्रिड डीएनए एंड लाइट डीएनए। कह रहा है कि
अगर हम 80 मिनट का देखें तो कितने आएंगे? अब आप बताओ 20 में 2 बन रहे हैं, 40 में कितने बनेंगे? 4, और 80 में 2 60 में कितने बनेंगे? 8, और 80 में कितने बनेंगे? 16। अब 16 में 14 रहेंगे लाइट और 2 रहेंगे हाइब्रिड। बस सिंपल सा है, कितना ही पूछे वो कितना भी आप लोग सीधे दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से तो हमें पता लग गया कि सेमी कंजर्वेटिव क्या होता है, डी मॉडल होता है। ये किसने करवाया था वो सब आप देख लेना, ठीक है। इसके बाद यहाँ के एंजाइम याद रखना, और दूसरा यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है रेप्लिकेशन फॉर्म। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं बेटा। यहाँ का भी मैंने तरीका बताया था, जो स्टैंड इधर से 3 to 5 होगा पेरेंटल, उसका बनेगा 5 to 3 कॉन्टिन्यूअस। जो 3 to 5 होगा उसका हमेशा क्या बनेगा? कॉन्टिन्यूअस। और जो 5 to 3 का उसका कैसा बनेगा? डिस्कंटिन्यूअस। डायरेक्ट करना क्वेश्चन। आपको ध्यान कैसे रखना है, जैसे मैंने ट्रांसक्रिप्शन आपको बताया था, टेम्पलेट कितना होता है? 3 to 5। तभी तो बदो mRNA बनता है 5 to 3 कंटिन्यू, तो यहाँ पे भी 3 to 5 होना चाहिए, तभी तो डीएनए बनेगा कंटिन्यू स्टैंड 5 to 3। चलो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको कल समझाऊंगा, ठीक है। और कल आप लोग छुट्टी मत करना, मैं आपको एक ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन और अच्छे समझाऊंगा, ठीक है, पूरा रेप्लिकेशन का, ठीक है बच्चों।